स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस सब्जेक्ट के बारे में और यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस चैनल के ऊपर अपन बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट जो सेकंड ग्रेड के बारे में गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ तो ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 2022 का एग्जाम है, इसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर किया हुआ है। तो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा कि आप भी यदि सेकंड ग्रेड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बायो को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने पहली यूनिट से ही बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। इससे पहले 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रणनीति किस प्रकार से रखनी चाहिए और बुक लिस्ट आपको कौन कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो के अंदर, आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वीडियो के चैनल के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो पहली यूनिट से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है बायोलॉजी को पढ़ाना। और बायोलॉजी की पहली यूनिट है आपकी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि जो पहली यूनिट है वो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जहाँ से बायोलॉजी का स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, और उसमें जो मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज, ये टॉपिक है। इसके बाद सेंट्रल डॉग्मा यानी डीएनए आरएनए, आगे चल के हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो नोट्स हैं उनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, और ये नोट्स आपके हिंदी के अंदर हैं, लेकिन मैं इसको बाइलिंगुअली आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम के बैच बहुत कम चलते हैं, बहुत कम कोचिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ ये कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश मीडियम के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस ना करें। हिंदी के अंदर एक कोई चीज़ लिखी हुई है तो मैं आपको इंग्लिश के अंदर उसको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यदि टर्मिनोलॉजी भी इंग्लिश के अंदर मिल जाती है तो वो आराम से कैच कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश के अंदर समझा दूंगा, जिससे आप प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक हमारे सामने निकल के आता है सेल, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं अपन कोशिका। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी की कोशिका की, कि कोशिका बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम घर में रहते हैं तो हमारे घर की यदि हम कोई बात करें कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो हम बताएंगे कि ईंट घर की सबसे छोटी यूनिट है। घर जब भी हम बनाते हैं तो हमें बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है, जैसे ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट, बजरी। तो ये सारी मूलभूत फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन सब में से यदि खास एक यूनिट की बात करें कि जिसके बिना घर नहीं बन सकता, तो वो होगी ईंट। इसी प्रकार से यदि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं कि यदि बॉडी को हम देखें, छोटे लेवल पर देखें, या बॉडी को स्ट्रक्चरली बनाती है कोई चीज़, तो वो क्या बनाती है? सेल बनाती है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या ह्यूमन की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है। इसके अलावा जो कोशिका होती है उसकी मूलभूत यूनिट होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट होती है, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, और इसके अलावा क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है। मूलभूत का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी बनी है तो उसके लिए उसकी जरूरत आवश्यक हो जाएगी। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके लिए संरचना बनाने के लिए सेल की जरूरत होती है। क्रियात्मक का मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी बॉडी पार्ट है वो फंक्शन कर रहा है तो उसका सेल ही वो चीज़ है जो कि उसे फंक्शन करा रही है। यदि सेल वहाँ से डेड हो जाएगी या सेल हट जाएगी तो वो बॉडी ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये इस लाइन का मतलब होता है, ये स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी यूनिट हो गई कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करेंगी? ऊतक का निर्माण कर देती हैं, जिनका ऊतक मिलकर आगे चल के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, यानी ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे हमारी नोज आ गई, हमारी ट्रैकिया आ गई, इसके अलावा हमारे लंग्स आ गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं? तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलकर कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ऐसे टोटल 9 से 10 सिस्टम हैं जो कि कंप्लीटली हमारी ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट कर रहे हैं या बना रहे हैं। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स के अंदर। लेकिन जब भी हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कि प्लांट की भी एक फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो कोशिका ही होगी, सेल ही होगी। और सेल से मिलकर क्या बनेंगे? ऊतक ही बनेंगे, टिश्यूज ही बनेंगे। और टिश्यूज के बाद वहाँ पे ऑर्गन बनने की बजाय क्या बन जाता है? पहले ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, वहाँ पे टिश्यू सिस्टम बन जाता है। जैसे फ्लोएम का फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, जाइलम का जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है। तो वहाँ पे टिश्यू से ही सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, देन वहाँ पे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस कहाँ चलती है? ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर चलती है। ठीक है,
अब देखिए, हम थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर एंट्री करते हैं कि हिस्ट्री में यदि हम घुसना चाहें कि सेल की खोज किस प्रकार से हुई, किसने सेल की खोज करी थी, वो सारी बात। तो 1665 के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट आए, जो कि जिन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया करके। इस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को बताया था। ये जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी, तब ये माइक्रोस्कोप को लेकर छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, तब जाके इन्हें एक सेल की खोज हुई। इन्होंने क्या किया कि एक स्पेनिश ओक नाम का प्लांट होता है, उस पादप की छाल को लिया, बार्क को उतारा। बार्क को उतारने के बाद उसमें जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखा, तो वहाँ इन्हें एक कॉर्क या फिर काक या फिर फेलोइम को निकाला, वहां से उसको अलग किया छाल के अंदर से, और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब इन्होंने ले जाके देखा, तो इन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है, होलो जो सेल होते हैं वो दिखाई दिए। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इन्हें वहाँ पे दिखाई दी थी। हम जब बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके के कुछ होलो प्रकोष्ठ वहाँ पे इन्हें दिखाई दिए। इन होलो प्रकोष्ठ यानी कि ये खाली होते हैं, इनको ही इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल्यूला। सबसे पहले इन्होंने इसको नाम दिया सेल्यूला। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश के अंदर मीन होता है सेल या फिर कोशिका। तो इन्होंने सेल्यूलर नाम दिया और सेल्यूलर को बाद में क्या कहा गया, सेल कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिका की खोज करी थी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन ये जो कॉर्क था, ये कॉर्क कैसा था, ये डेड सेल थी। तो डेड सेल की खोज सबसे पहले हुई थी, लेकिन हमें लिविंग सेल की जरूरत पड़ती थी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते के समान ये खोखली यहाँ पे संरचना है। बाहर की तरफ कोशिका भित्ति बताई गई, क्योंकि यहाँ पे जो होलो पार्ट है उसका कवरिंग भी एक थी, जिसे इन्होंने सेल वॉल नाम दिया था। ठीक है, जिसे इन्होंने सेल वॉल नाम दिया था। तो सेल वॉल की खोज भी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके अंदर इसका जिक्र किया गया है कि ये इन्होंने खोज करी थी सेल की। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की। ये जो कोशिका थी ये डेड सेल थी, लेकिन हमें लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, तो लिविंग सेल की जो खोज हुई वो 9 साल बाद 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम के साइंटिस्ट आए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जब सूक्ष्मदर्शी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। जैसे ये दांतों के ऊपर जमी हुई मैल का सूक्ष्मदर्शी के नीचे अध्ययन कर रहे थे। इसके अलावा बहुत जगह से तालाब के पानी को इकट्ठा किया, मिट्टी को लिया, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ये माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहे थे। तब इन्हें कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, और उन सूक्ष्म जीवों को इन्होंने क्या नाम दिया, सबसे पहले एनिमलक्यूल्स नाम दिया गया। ठीक है, और एनिमलक्यूल्स के बाद जो खोज हुई वो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले हुई। तो बैक्टीरिया सबसे पहले खोजी जाने वाली एक लिविंग सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, सबसे प्रथम जीवित सेल है। तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले हुई थी, और किसने करी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने करी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो खोज कर रहे थे, शुक्राणु के बारे में इन्होंने बताया, आरबीसी के बारे में इन्होंने बताया, इसके अलावा जो प्रोटोजोआ हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। ल्यूवेनहोक भी अपनी पुस्तक के अंदर इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, क्योंकि ये नेचर के अंदर छुपी हुई चीज़ें, इसलिए शायद इन्होंने इसका टाइटल ये प्रकार से दिया होगा। अब हम बात करते हैं कोशिका की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, यानी कि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कि यदि कोई चीज़ को हम, कोई वस्तु है हमारे सामने पड़ी है या कोई भी चीज़ है, उसको हम सेल कब कहेंगे, उसकी कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट सेल की बताई गई वो थी कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सेल की मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। इसके अलावा उस कोशिका के अंदर क्या भरा होना चाहिए, साइटोप्लाज्म भरा होना चाहिए, यानी कोशिका द्रव्य भरा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उस कोशिका के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, यानी आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। वो चाहे डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें यदि हैं तो हम उस चीज़ को कोशिका नाम दे सकते हैं, यानी कि वो कोशिका है। लेकिन जब सूक्ष्म जीवों की खोज की गई, तो उनमें एक ऐसी कोशिका निकल के आई जिसके अंदर इनमें से एक चीज़ यानी कि साइटोप्लाज्म नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसे कोशिका कह रहे थे। तो उसको हम अपन अपवाद की श्रेणी में रखते हैं, या किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे ये सेल है, ठीक है, तो ये तो इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, या सेल बॉल आप इसे कह लीजिए। तो ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, जो इसके अंदर भरा हुआ है, लिक्विड जैसा पदार्थ यहाँ पे भरा हुआ है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, यानी कोशिकांग देखने के लिए मिलेंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, कोशिकांग होंगे। इसके बाद इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा, जिस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो उसकी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो डिकोड रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो ये सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे। उनमें सबसे पहले नाम आता है वायरस का। ठीक है, उनमें सबसे पहले नाम आता है वायरस का। वायरस के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि वायरस के ऊपर एक कवरिंग तो थी, ठीक है, ये कवरिंग तो थी, लेकिन ये कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की नहीं थी, जबकि ये प्रोटीन से बनी हुई कवरिंग थी। और इस प्रोटीन से बनी हुई कवरिंग को क्या कहा गया, कैप्सिड, इसको नाम दिया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर कोई भी द्रव नहीं भरा हुआ था, यानी कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या था, एब्सेंट था। और दूसरी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो या तो डीएनए हो सकता था या आरएनए हो सकता था। ठीक है, कोई एक ही डीएनए मटेरियल इसके अंदर हो सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं
किसी भी सेल के बारे में उन पे खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए इसको क्या कह दिया, अपवाद की श्रेणी के अंदर डाल दिया गया, या फिर इसे सजीवों या फिर निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक के बारे में कनेक्टिव लिंक इसे कह दिया गया। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए वायरस में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है, इसलिए यह जीवित कोशिका की न्यूनतम आवश्यकताओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, इसलिए वायरस सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी है। या फिर वायरस को अपन लिविंग सेल्स भी नहीं कहते हैं, क्योंकि जब ये सेल किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाती है तो ये बिहेव करता है लाइक अ लिविंग सेल, यानी कि एक जीवित कोशिका की तरह बिहेव करने लग जाता है। लेकिन यदि ये किसी होस्ट से बाहर की तरफ हट जाता है, यानी इसके लिए कोई होस्ट नहीं मिलता, तो फिर ये निर्जीव की तरह बिहेव करने लग जाता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसे अपन लिविंग या फिर नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में हो गया। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, साइटोलॉजी की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होती है, देखिए अभी तक हमने सेल की बेसिक बातें करी हैं, अब हम थोड़ा सा साइटोलॉजी के बारे में एंटर करते हैं। तो साइटोलॉजी क्या होती है, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए किसी भी शब्द के पीछे यदि लॉजी लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी उसके बारे में स्टडी करना, और साइटो का मतलब होता है सेल। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर सेल के बारे में स्टडी किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यदि साइटोलॉजी के जनक की बात करें, यानी साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल की खोज करी थी और इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, तो इन्हीं को फादर का दर्जा दिया जाता है। यदि हम मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर की बात करें तो उनका नाम है सीपी स्वानसन, और यदि हम इंडियन साइटोलॉजी के फादर की बात करें तो उनका नाम है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा है जो कि इंडियन साइटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। अब थोड़ा सा सेल के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे हम बात करें सबसे छोटी सेल कौन है, तो सबसे छोटी सेल्स होती हैं माइकोप्लाज्मा, जिन्हें पीपीएलओ शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनकी क्या खास बात है वो देखिए कि इनके अन्य नाम हैं, यानी माइकोप्लाज्मा की कुछ जाति हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं या जिनके बारे में ज़्यादातर बात की जाती है। तो एक इसकी जाति है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और दूसरी है माइकोप्लाज्मा लेड-लेवाई। ठीक है, ये दो मेन प्रजाति हैं, दो मेन स्पीसीज इसकी मानी जाती हैं। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर सेल बॉल जो है वो एब्सेंट रहती है। अब हमें पता है, बेसिक बात आपको पता होगा आपको भी, कि सेल बॉल होती है वो थोड़ी रिजिड होती है, यानी दृढ़ होती है, टफ होती है, और यदि किसी के अंदर सेल बॉल नहीं है तो उसकी शेप है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो यही कारण है कि इनकी शेप जो है मेंटेन नहीं रह पाती और ये अपनी शेप को टाइम टाइम के अनुसार चेंज कर लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है या फिर बहरूपिया कहा जाता है। जैसे बहरूपिया होता है वो अपना रूप हर बार बदल लेता है, कभी पुलिस वाले का रूप रख लेगा, कभी नेता का रूप रख लेगा। इसी तरीके से क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, यानी कि इनकी जो शेप है वो मेंटेन नहीं रह सकती, एक जैसे ये नहीं रह सकते, इसलिए अपना रूप बदलते रहते हैं। इसलिए इन्हें पादप जगत का जोकर या फिर बहरूपिया कहा जाता है। यदि हम डिजीज की बात करते हैं तो इनके द्वारा कौन से डिजीज कॉज होती हैं, तो बैंगन में लघुपर्ण यानी कि ब्रिंजल के अंदर शॉर्ट लीफ जो रोग होता है वो इनके द्वारा होता है। जंतुओं में श्वसन विकार यानी एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं वो इनके द्वारा होती हैं। जननांगों में सूजन आ जाती है, यानी कि जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसकी डिजीज कौन कॉज करते हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा उसके पीछे कारण कहा जाता है। यदि यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ तो ये जो बैंगन में लघुपर्ण रोग है ये इतना इंपॉर्टेंट डिजीज है कि यदि माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंगन में जो लघुपर्ण रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करते हैं तो शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये हमें पता है। अब अपन थोड़ी सी प्लांट्स के अंदर बात कर लेते हैं कि पादपों में क्या होता है। तो पादपों में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोसिस्ट एल्गी यानी कि जो शैवाल होती है वो पादपों में सबसे छोटी कोशिका है। पादपों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो एसिटाबुलेरिया जो कि एक यूनिसेलर अम्ब्रेला लाइक एल्गी है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और पादपों के अंदर यदि सबसे लंबी सेल की बात करें तो बोहीमेरिया, नीबिया, रेमी तंतु या फिर चाइना ग्रास जिसे कहते हैं वो की सबसे लंबी सेल मानी जाती है पादप के अंदर। अब हम थोड़ा सा ह्यूमंस के अंदर बात कर लेते हैं तो ह्यूमन की सबसे छोटी सेल है वो स्पर्म है, और ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल है वो अंडाणु है यानी एग सेल है। ठीक है, इसके बाद सबसे लंबी सेल की बात करते हैं तो वो तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है। तो ये छोटी बड़ी के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जीव के आकार के आधार पर यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर में रखा है कुछ, कि सबसे छोटे जीव होते हैं वायरोड्स होते हैं, उनसे बड़े प्रियोन्स होते हैं, साइज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनसे बड़े वायरस होते हैं, उनसे बड़े माइकोप्लाज्मा होते हैं और उनसे बड़े बैक्टीरिया होते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके हमने थोड़ी सी साइज की बात करी है, तो सबसे छोटे आएंगे कौन, वायरोड्स सबसे छोटे। और यदि कंपेयर करते चलें तो प्रियोन्स उनसे बड़े हैं, वायरस उनसे बड़े हैं, माइकोप्लाज्मा उनसे बड़े हैं और बैक्टीरिया उनसे बड़े हैं।
अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सेल्स के बारे में कि सेल के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए सेल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो सेल दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए यदि हम तोड़ के देखें इन शब्द को कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि आदिम प्रकार का यानी कि प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो कैरियोन है न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव प्रकार का है, प्राचीन प्रकार का है। अब हमारे सामने ये बात आ जाती है कि हम किस केंद्रक को प्राचीन कहेंगे और किस केंद्रक को नवीन कहेंगे या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अपन से कहेंगे। तो जब यदि हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके आसपास कवरिंग नहीं है, जिसके आसपास कवर नहीं है, अपना खुद का घर नहीं है। जैसे आप समझिए कि यदि हमारे आसपास हम देखते हैं तो किस व्यक्ति को हम लेस डेवलप्ड व्यक्ति कहते हैं, जिसके पास खुद का घर नहीं है, खुद की छत नहीं है। लेकिन यदि समाज के अंदर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास खुद का घर है, खुद का मकान है, छत है रहने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति डेवलप्ड व्यक्ति है या फिर डेवलपिंग व्यक्ति है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अपन कह रहे हैं, यदि किसी कैरियोन के पास यानी न्यूक्लियस के पास यदि कवर नहीं है तो उसे अपन कहेंगे ये प्राचीन प्रकार का व्यक्ति है, अभी इसका विकास नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास करेगा। लेकिन यदि किसी न्यूक्लियस के पास कैरियोन के पास खुद का कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है खुद की, तो अपन उससे कहेंगे ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसी के साथ कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनके पास खुद का साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते। जितने भी कवरिंग रखने वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ईआर नहीं पाई जाती, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ ही रहता है, यानी उसके ऊपर जब न्यूक्लियर के ऊपर ही कवरिंग नहीं है तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर भी कवरिंग हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रिका का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोलस को केंद्रिका कहा जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ या नग्न डीएनए पाया जाता है, कोशिक और कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए कैसा है, नग्न डीएनए यानी कि नेक्ड डीएनए हमें देखने को मिलेगा, और साइटोप्लाज्म में ही बिखरी हुई अवस्था में वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जिसे उस डीएनए को पर्टिकुलर नाम दिया गया उसे अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, प्रोकैरियोन कहते हैं, या फिर केंद्रकाप कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होगा, और कैसा होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, दूरी झुकी का मतलब, और कैसा होगा, नेकड होगा यानी नग्न होगा, जिससे हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं रहती है, यानी कि उससे हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं रहेगी। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अभाव पाया जाता है, यानी कि वो एब्सेंट होते हैं। जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये एब्सेंट रहेगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है ये एब्सेंट रहेगा, ईआर है ये भी एब्सेंट रहेगी, गोल्जी बॉडी है ये भी एब्सेंट रहेगा, लाइसोसोम है ये भी यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं, एब्सेंट रहेंगे। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइबोसोम दोनों के अंदर पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोट के अंदर भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे अपन मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम्स में शोषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आप समझिए। और राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम हमें देखने के मिलते हैं, जिनकी जो सब यूनिट होती है वो 50 + 30S, ये इसकी सब यूनिट होती है। कोशिका द्रव्य गति यानी कि साइक्लोसिस अनुपस्थित होता है, और कोशिकीय कंकाल साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। मीजोसोम की हम बात करते हैं तो मीजोसोम किस प्रकार से बनती है वो देखिए। ये सबसे पहले जो कोशिका है बैक्टीरियल सेल आप इसे मान लीजिए, आगे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो दूसरी सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी इनर फोल्डिंग्स हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, इन इनर फोल्डिंग्स को ही क्या कहा जाता है, मीजोसोम्स कहा जाता है। इन इनर फोल्डिंग्स को ही क्या कहा जाता है, मीजोसोम्स कहा जाता है। और मीजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग हैं, यानी कि ये एनालॉगस ऑर्गन है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। यानी कि एनालॉगस ऑर्गन कैसे होते हैं, जिनकी जो उत्पत्ति होती है और जो उनकी उत्पत्ति है यानी कि उनका जो ओरिजिन है वो भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ होता है, लेकिन उनके कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं, उन्हें अपन एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं या फिर समवर्ती अंग उन्हें कहा जाता है। तो मीजोसोम भी कैसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसी प्रकार से मीजोसोम्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण की बात करते हैं तो मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं, जिसमें आपका आर्की बैक्टीरिया आ गया, यू बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा आ गए, एक्टिनोमाइसीटीज आ गए, जितने भी मोनेरा जगत के जंतु हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं। अब अपन जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और कंप्लीट आप प्रोकैरियोटिक सेल को समझ जाएंगे। देखिए
सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली दो प्रकार की होती है, या तो ये ग्लाइकोकैलिक्स होगी कैप्सूल प्रकार की, ठीक है, या फिर ये ग्लाइकोकैलिक्स होगी किसकी, स्लैम लेयर प्रकार की, स्लैम लेयर प्रकार की। यदि इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो दृढ़ रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि थोड़े से टफ यानी कि पास रूप से जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाएगी कैप्सूल लेयर, ठीक है, यानी कि वो कैप्सूल प्रकार के हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल सेल कहलाएगी। और ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल सेल होते हैं यही ऐसे हैं जो कि हमें डिजीज कॉज करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें कि यदि जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो थोड़े से ढीले रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि थोड़े से लूज बाउंडेड हैं, तो उसे अपन कहेंगे स्लैम लेयर प्रकार की बैक्टीरियल सेल। और ये बेसिकली जनरली हम बात करें तो ये डिजीज कॉज करने वाले नहीं होते। तो सबसे पहले नंबर पर आ गया हमारे सामने ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स से थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, दूसरा कलर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स से थोड़ा सा अंदर की तरफ हम चलते हैं, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है, इस वाली लेयर को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, यानी कि सेल बॉल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, सेल बॉल कहा जाएगा। सेल बॉल के अंदर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सेल वॉल के अंदर की तरफ आप देखेंगे ये तीसरी लेयर है जहाँ पे ये इनर फोल्डिंग हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ये इनर फोल्डिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, ये पूरी। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, या फिर इसे अपन क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमें फोल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं। इन फोल्डिंग्स को ही क्या कहा जाता है, मेसोसोम्स कहा जाता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, श्वसन में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ हम देखते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें सेल ऑर्गेनेलिज देखने के लिए मिल जाएंगे। उन सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमें न्यूक्लियोइड देखने के लिए मिलेगा, यानी कि केंद्रक है, लेकिन केंद्रक के ऊपर क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कवर नहीं है। तो कवर नहीं है, उसका नाम क्या रखा है हमने, न्यूक्लियोइड इसका नाम दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर हमें डीएनए देखने के लिए मिल जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर एक और सर्कुलर रूप से एक संरचना देखने के लिए मिलती है, जो कि डबल स्टैंडर्ड है, और कैसी है, सर्कुलर है, और उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडेड रहता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे हम प्लाज्मिड कह देते हैं। प्लाज्मिड क्या है, बेसिकली एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, और कैसा है, सर्कुलर प्रकार का है, ठीक है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर प्रकार का है, और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से PYQs पूछा गया है। अभी जो 2022 का जनरल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लाज्मिड से रिलेटेड। और अंदर देखते हैं अपन साइटोप्लाज्म में हमें क्या दिखाई देगा, तो साइटोप्लाज्म में हमें राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, जो कि कैसे हैं, 70S प्रकार के हैं। और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, क्रोमेटोफोर कह रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं तो ये हमें स्टोर फूड के रूप में दिखाई दे रहा है, और स्टोर फूड के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, ग्लाइकोजन दिखाई देगा। जो भी फूड बैक्टीरियल सेल ने कंज्यूम किया है उसको स्टोर करके रखता है, किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टोर फूड। और किस फॉर्म में इसको स्टोर करके रख रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख रहा है। क्रोमेटोफोर पाए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें गमनांग भी पाए जाते हैं, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। और वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स दो प्रकार के पाए जाते हैं, कुछ होते हैं फिम्बरी जिन्हें अपन पिलाई कहते हैं, और कुछ होते हैं फ्लैजिला जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कशापिका कहते हैं। कशापिका जो है वो संख्या में एक होती है, लंबी होती है और थोड़ी सी पतली होती है। लेकिन जो फिम्बरी होते हैं, पिलाई होते हैं, वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, छोटे होते हैं। यदि फ्लैजिला से उसकी कंपेयर की जाए तो वो कितने होते हैं, साइज में थोड़े छोटे होते हैं और संख्या में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हम प्लाई की बात करें तो ये किसी जगह पर किसी भी सब्सटेंस पर या किसी भी सबस्ट्रेटम पर चिपकने में हेल्प करते हैं, किसी भी आधार पर चिपकने में इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो इनको गवर्न कराने के लिए हेल्प करता है, और इस एक तरीके से स्टीयरिंग का इनका काम करता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर कंप्लीटली समझा दिया। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ही हम बात करेंगे किसकी, कोशिकीय आवरण की, यानी कि सेल एनवलप की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यह प्रोकैरियोटिक सेल का विशेष गुण होता है, यानी कि सेल एनवलप का है, सेल एनवलप ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का विशेष गुण है। क्यों है वो समझिए। सेल एनवलप का निर्माण है वो 3 लेयर से मिलकर होता है। सबसे पहली लेयर होती है उसकी ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि हो सकती है स्लैम लेयर के रूप में हो सकती है, या फिर कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है। दूसरे नंबर पर आती है कोशिका भित्ति, और तीसरे नंबर पर आती है कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, सबसे बाहरी परत है। इसमें 2 प्रकार का विन्यास पाया जाएगा, या तो वो विन्यास होगा कैप्सूल प्रकार का, यानी संपुट प्रकार का। यदि पदार्थ आपस में दृढ़ रूप से यानी कि रिजिड रूप से जुड़े हुए हैं या मजबूती से जुड़े हुए हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है।
जैसे हम उदाहरण की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जिसके द्वारा निमोनिया का रोग होता है, उसमें कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। जबकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, यह किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो बैसिलस एंथ्रेसिस है उससे जो कैलिक्स है, कैप्सूल है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कैप्सूल के हम कार्य की बात करेंगे, कैप्सूल का कार्य क्या होता है? तो यह जीवाणु की WBC से सुरक्षा करता है, इसलिए कैप्सूल की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया रोगजनक हो जाते हैं। जो कैप्सूल है वो WBC से जब WBC उसके ऊपर अटैक करेगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, तो कैप्सूल उसकी रक्षा करेगा, यानी आसानी से उसकी सेल वॉल को गलने नहीं देगा, जिससे बैक्टीरियल सेल जीवित बच जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपभंग कवक की, यानी कि स्लैम लेयर प्रकार का जो इनका विन्यास है वो हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो यदि ग्लाइकोकैलिक्स में पदार्थ मजबूती से नहीं जुड़े हुए हों, अर्थात ढीले ढाले हों, तो उसे अपभंग परत या फिर स्लैम लेयर कहा जाता है। अगली जो चीज़ है हमारे सामने वो कोशिका भित्ति आ जाती है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी लेयर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि क्या है? सेल वॉल है, जो है सेल वॉल। सेल वॉल देखिए, जीवाणुओं की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, या फिर जिसे म्यूरिन कहा जाता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर एक तो पेप्टाइड है और दूसरा ग्लाइकोन है, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, यानी कि एक प्रोटीन है, दूसरा शुगर है। तो प्रोटीन है और दूसरा क्या है? शुगर है। शुगर की भी दो यूनिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, एक होती है नाग और एक होती है नाम। नाग की फुल फॉर्म की हम बात करें तो एन एसिटिल ग्लूकोजामिन ये होती है, और नाम का होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये दो सब यूनिट है किसकी? शुगर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोबारा समझिए, जो सेल वॉल बनी हुई है वो किससे? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर एक पेप्टाइड है, यानी कि प्रोटीन्स है, और दूसरा ग्लाइकन है, यानी कि क्या है? शुगर है। शुगर की दो यूनिट्स हमें दिखाई देती हैं, एक नाग होती है, एक नाम होती है। नाग की फुल फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, और नाम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। अब देखिए कुछ अपवाद हैं, इसके अपवाद क्या है? एसिटोबैक्टर जाइलियम बैक्टीरिया में यह सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, यानी कि जो एसिटोबैक्टर जाइलियम बैक्टीरिया है इसमें जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर नहीं बनी हुई होती है, बल्कि किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा जीवाणु की सेल वॉल का अपघटन किया जाता है। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जो कि हमारी लार के अंदर पाया जा रहा है, आंसुओं के अंदर पाया जा रहा है, वो क्या करता है? ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसका अपघटन कर देता है, सेल वॉल का अपघटन कर देता है, जिससे जो बैक्टीरियल सेल है वो डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे हम बात करते हैं, तीसरी लेयर हमारे सामने आ जाती है, कौन सी? कोशिका झिल्ली। एनवेलप है वो तीन स्तर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन की, या फिर कोशिका झिल्ली की। तो देखिए क्या है कि जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी है? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली पर श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कि जब भी श्वसन की या फिर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाएगी तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो चीज़ कहाँ होगी? मेसोसोम्स के अंदर होगी, और कहाँ पे होगी? सेल मेम्ब्रेन से होगी। क्यों? क्योंकि जो मेसोसोम्स हैं वो किसकी फोल्डिंग से? वो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के रूपांतरण की, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, किसके? सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस देखने के मिलेंगे। और कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होंगे? उनमें सबसे पहले नाम आता है किसका? मीजोसोम का हमारे सामने नाम आ जाता है, जिसकी मैंने बात करी थी। देखिए इसका निर्माण कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन यानी कि इनर फोल्डिंग से होता है। इसकी खोज फिट्स जेम्स नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी थी? फिट्स जेम्स नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, और 1969 के अंदर इसकी खोज की गई थी। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। मैंने देख लिया, बता दिया आपको कि यूकैरियोटिक सेल का गुण है माइटोकॉन्ड्रिया का उपस्थित होना। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर श्वसन हेतु मीजोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं मीजोसोम्स दोनों के द्वारा श्वसन क्रिया संपादित होती है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? समवर्ती प्रकार के अंग हैं। समवर्ती अंग एनालॉगस ऑर्गन्स को कहा जाता है, और एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, समवर्ती अंग इस प्रकार के होते हैं जिनका ओरिजिन या उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार से हुई होती है, लेकिन उनका जो काम है वो एक प्रकार का होता है, यानी वो कार्य समान कर रहे हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और ओरिजिन है अलग अलग प्रकार से हुआ है। तो उन प्रकार के ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? समवर्ती ऑर्गन कहा जाता है, या फिर एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। यदि मीजोसोम्स के कार्य की बात करें तो उनमें श्वसन या फिर एटीपी संश्लेषण में इनका कार्य होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन करने में ये हेल्प करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करने में ये हेल्प करते हैं, और कोशिका के विभाजन में यानी कि सेल डिवीजन में भी इनका रोल होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी मॉडिफिकेशंस की। दूसरे मॉडिफिकेशंस कौन से हैं इनके? वो देखिए, क्रोमेटोफोर दूसरे मॉडिफिकेशंस हैं, किसके? इनर मेम्ब्रेन के ही मॉडिफिकेशन है। इनका क्या काम होता है वो देखिए, यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस को करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलता है। ये थाइलोकोड के स्थान पर पाया जाता है।
जितनी भी प्लांट सेल होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो उनके अंदर थाइलाकोइड पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो यहाँ पे थाइलाकोइड हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके स्थान पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, क्रोमेटोफोर देखने के लिए मिलेंगे, और क्रोमेटोफोर के अंदर ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। यदि हम बात करें क्रोमेटोफोर के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाएंगे, कुछ वर्णक पाए जाएंगे, कौन से, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, दो प्रकार के वर्णक हमें देखने के लिए मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्णक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन में आएंगे, तो दोनों आपसे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा आपको, और कोई एक आएगा तो एक भी आपसे पूछ लिया जाएगा। यदि बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें क्रोमेटोफोर हमें देखने के लिए मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारी जो सेल बॉल है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन अगली की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाव की हम यहाँ पे बात करेंगे, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोन, प्रोकैरियोन या फिर जीनोफोर या केंद्रकाव जैसे अपन कह रहे हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसकी क्या चीज़ है, ये जीवाणु सेल में पाया जाने वाला मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि ये एक मेन जेनेटिक मटेरियल है जो कि जीवाणु सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये साइटोप्लाज्म में हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती, इसके ऊपर कोई कवरिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रूप में देखने को मिलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है यानी नगन होता है। तो न्यूक्लियोइड कैसा है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड है। अगले ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं तो वो कौन सा हो गया, प्लाज्मिड हो गया हमारे सामने। प्लाज्मिड क्या है वो समझिए, ये बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। यह भी दूसूत्री होता है, यानी कि DS DNA है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ गई। इसका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसमें वेक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ समझिए, कि सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया को लिया जाता है, और इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है यानी कि प्लाज्मिड है वो पाया जाता है। अब हमें कोई डिजायर जीन है जिसको किसी एनिमल के अंदर पहुंचाना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड है उसको अलग करेंगे। प्लाज्मिड के अंदर हम छोटा सा कट लगाएंगे, देखिए जैसे ये प्लाज्मिड है, ठीक है, इस प्लाज्मिड को हमने लिया, अब इस प्लाज्मिड के अंदर एक छोटा सा कट लगाएंगे, छोटा सा हमने कट लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर जीन है, जिस जीन को हमें एक्सप्रेस कराना है किसी के अंदर, उस जीन को इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके अंदर, दोबारा से इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या करा दिया जाएगा, दोबारा इसे इंसर्ट करा दिया जाएगा, और इकोलाई बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्टेड करा दिया जाएगा। जिस एनिमल के अंदर या जिस प्लांट के अंदर हमें जो डिजायर जीन है, जिसके लक्षण हमें चाहिए, वहाँ पे उसको इंसर्ट करा दिया जाएगा। अब जैसे ही इकोलाई बैक्टीरिया उसके अंदर उसको इन्फेक्टेड करेगा, तो वहाँ जाके ये अपने प्लाज्मिड को छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद ये जो हमारा डिजायर जीन है वो उस एनिमल के अंदर चला जाएगा, उसके DNA से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद इस जीन का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें जो डिजायर चीज चाहिए थी वो आगे आने वाले वीडियो में हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वाहक के रूप में यानी वेक्टर के रूप में किसका यूज किया जाता है, इस प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड होता है कौन सा, PBr 322, जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने करी थी, तो लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको प्लाज्मिड को खोजा था। अब अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज एपिसोम। एपिसोम क्या होते हैं, कि जो न्यूक्लियोइड होता है जो कि क्या है, एक मेन जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का, और प्लाज्मिड है जो कि एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का, उन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, एपिसोम कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संचित भोजन की या फिर इसे अपन कहेंगे स्टोर्ड फूड, कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है उसने फूड को कंज्यूम किया तो उसे स्टोर करके भी रखना होता है फूड को, और फूड को स्टोर करके किस फॉर्म में रखता है, तो उस फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन जो कि एनिमल स्टार्च है जिसे कहा जाता है एनिमल स्टार्च। ठीक है, जीवाणुओं में मुख्य संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, जिसका संचय साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यानी कि जो भी काम होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। तो जो स्टोर फूड है वो भी कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा जीवाणुओं में पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट व साइनोफाइसिन कण पाए जाते हैं, ये भी स्टोर फूड के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला ऑर्गेनेल्स है हमारे सामने राइबोसोम। राइबोसोम की बात करते हैं। देखिए बैक्टीरियल सेल में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम सभी सेल्स में पाया जाता है। ये झिल्ली रहित ऑर्गेनेल्स है। कैसा है, ये झिल्ली रहित ऑर्गेनेल्स है, यानी कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अपने सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो कि झिल्ली रहित है। ऑप्शन आपसे दिए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER और राइबोसोम। तो आपको क्या टिक लगाना है, राइबोसोम आपको टिक लगाना है।
इसको आप किस तरीके से समझेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर सारे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन राइबोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है तो कॉमन सी बात है कि वो क्या रहेगा, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स रहेगा। 70 प्रकार के राइबोसोम इनकी दो सब यूनिट हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक होती है स्मॉलेस्ट यूनिट और एक होती है लार्जेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट 30s होती है, लार्जेस्ट यूनिट 50s होती है और दोनों आपस में मैग्नीशियम +2 आयन से कनेक्टेड रहती है। अब हम इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती हैं कशाभिका की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए यह जीवाणु शैल पर पाई जाने वाली लंबी, लॉन्ग, कुंडलित यानी कि कॉइल्ड और तंतुनुमा संरचना होती है। यह जीवाणु की सेल वॉल पर पाई जाती है और कैसी होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है, तंतुनुमा संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य जीवाणु को गतिशीलता प्रदान करना होता है। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी उत्पत्ति आधार कणिका या फिर बेसल ग्रेन्यूल से होती है। कशाभिका के विन्यास के आधार पर हम जीवाणुओं को निम्न भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो फ्लैजिला है उसकी प्रेजेंस के आधार पर, कितनी प्रकार की फ्लैजिला पाई जाती हैं उसके आधार पर अपन बैक्टीरिया को भिन्न भिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं, देखिए सबसे पहले आता है हमारे सामने ए ट्राइकस। ठीक है, ए ट्राइकस का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ट्राइकस का मतलब क्या होता है फ्लैजिला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी, कुछ इस प्रकार का यदि उनका हम बात करें शेप होगी, यानी कोई भी फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, ए ट्राइकस कहेंगे। वह जीवाणु जिसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होती है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, लैक्टोबैसिलस कैसा प्रकार का बैक्टीरिया है, ए ट्राइकस प्रकार का बैक्टीरिया है। दूसरे होते हैं हमारे सामने मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है एक, ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला, यानी कि ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनके अंदर एक फ्लैजिला हमें देखने के लिए मिलेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस कहेंगे। इसके अंदर कौन आएगा, उदाहरण आपको याद रखना है, विब्रियो कोलेरी जो कि कोलेरा और हेजा रोग को कॉज करता है। दूसरा होता है जेंथोमोना सिट्राई जो कि सिट्रस कैंसर रोग को कॉज करता है। इसके बाद आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है दोनों। दोनों किस प्रकार से, देखिए जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो एक इधर की साइड निकलेगा, एक इधर की साइड निकलेगी फ्लैजिला, तो दोनों अपोजिट पोल्स पर यहाँ पे फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे। वह जीवाणु जिसमें फ्लैजिला दोनों सिरों पर उपस्थित होती है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, पेरीट्राइकस की। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, ऐसे बैक्टीरियल सेल जिसके चारों तरफ फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगी, और इसकी शेप किस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल हमें देखने के लिए मिलेगी। जब जीवाणु की संपूर्ण सतह पर कशाभिका फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे अपन पेरीट्राइकस कहेंगे। इसका एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, इकोलाई या फिर जैसे एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। बृहदांत्र यानी कि कोलोन वाले पोर्शन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। इसके जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यानी इसके प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। इससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रासायनिक चाकू या आणविक चाकू बनता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, जो कि कहीं से भी डीएनए को पर्टिकुलर जगह से काटने की काबिलियत रखता है, वो कहाँ से बनाया जाता है, उसको उसको इकोलाई बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जिसे अपन रासायनिक चाकू या फिर आणविक चाकू कहते हैं, मॉलिक्यूलर नाइफ या फिर केमिकल नाइफ उसे कहा जाता है। एक होते हैं लोफोट्राइकस प्रकार के बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है कि एक ही सिरे पर पाए जाएंगे लेकिन गुच्छे के फॉर्म में फ्लैजिला हमें देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इस प्रकार की शेप यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाएगी। जीवाणु की एक सतह पर फ्लैजिला का एक गुच्छा पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोमोनास। अब थोड़े से अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की कशाभिका में अंतर देख लेते हैं कि अंतर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक की फ्लैजिला इधर है और यूकैरियोटिक की फ्लैजिला इधर है, समझिए। देखो जीवाणुओं में कशाभिका का आकार में छोटे होते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल हैं उनकी जो फ्लैजिला है वो कैसी रहेगी, आकार में छोटी होगी। इनमें कशाभिका का आकार में बड़े एवं जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका का निर्माण फ्लैजिलिन प्रोटीन से होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन से होता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो चीज समझिए। आपसे क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि यूकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल की फ्लैजिला का निर्माण किस प्रोटीन से होता है। एग्जाम्पल क्या आएंगे वो समझिए। सबसे पहले आएगा फ्लैजिल, उसके बाद आएगा ट्यूबलिन, उसके बाद आएंगे उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल आते हैं। आप क्या देखोगे, फ्लैजिला, फ्लैजिलिन पहले नंबर मिल जाएगा, वहीं पे टिक कर दोगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में पूछा उसने, ना कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला किससे बनती है, ट्यूबलिन से, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किससे बनती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बात करते हैं कि जीवाणुओं में कशाभिकाओं में 0+1 की व्यवस्था पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट रहता है। आगे जब अपन देखेंगे सेंट्रियल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको दोनों व्यवस्था बताऊंगा, 9+0, 0+1, 9+2 व्यवस्था। पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि जो इनके लोब हैं वो 9 परिधि की तरफ होते हैं, 1 2 3 4
ठीक है। इस प्रकार से 9 परिधि की तरफ होते हैं और बीच में 2 होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो एक कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, सेंट्रियोल की जैसी बनती है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 9+2 की व्यवस्था कहाँ पे होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होती है। और फ्लैजेलिन या फिर हम कहें प्रोकैरियोट के अंदर कैसे बनती है, 0+1 की व्यवस्था पाई जाती है। दूसरे लोकोमोटरी ऑर्गन की हम बात करते हैं तो फिमरी है, जिसे प्लाई कहा जाता है। तो फिमरी कैसे होते हैं, फिमरी का निर्माण विशेष प्रोटीन पाइलिन प्रोटीन से होता है। यह जीवाणु की बाहरी सतह पर पाई जाती है। यदि किसी बैक्टीरियल सेल के पास पिलाई प्रेजेंट है तो उसे अपन कहेंगे डोनर, नर या फिर F पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पिलाई है प्रेजेंट है, तो उसे अपन F प्लाज्मिड उसके पास क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। यदि किसी के पास पिलाई एब्सेंट है तो उसे अपन कहेंगे ग्राही, मादा या फिर रिसेप्टर, या फिर उसे कहेंगे F नेगेटिव, क्योंकि उसके पास क्या है, F प्लाज्मिड एब्सेंट है। अब फिमरी भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं सोमेटिक फिमरी, जिन्हें हिंदी में कायिक फिमरी कहते हैं। ये जीवाणु को परपोषी कोशिका से चिपकने में मदद करते हैं। कुछ फिमरी ऐसे होंगे, देखिए जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये बैक्टीरियल सेल है। तो कुछ फिमरी ऐसे रहेंगे या इनकी बॉडी पर पाए जाएंगे छोटे छोटे। आपने बैक्टीरिया की फोटो कहीं पे देखी हुई तो कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया हमें दिखाई देता है। तो ये फिमरी कैसे हैं, ये सोमेटिक प्रकार के फिमरी हैं। ये किसी भी होस्ट सेल होती है, परपोषी कोशिका होती है, उसकी जो सबस्ट्रेटम है उस पर अटैच होने का यानी चिपकने में इनकी मदद करते हैं। दूसरे होते हैं सेक्स पिलाई, जिन्हें अपन कहते हैं लैंगिक फिमरी। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसड्यूशन में हेल्प करते हैं, यानी एक तरीके से आप कहिए रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, देखिए जैसे कि ये 2 बैक्टीरियल सेल हैं, ये 2 बैक्टीरियल सेल हैं, ये दोनों आपस में पास पास आएंगे। ये F पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास सेक्स प्लाई प्रेजेंट है, ये F नेगेटिव है क्योंकि इसके पास सेक्स प्लाई एब्सेंट है। तो ये अपनी सेक्स प्लाई बाहर निकालेगा और इसके पास जाके दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, सेक्स ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, सेक्स ब्रिज बन जाएगा। अब इसके पास F पॉजिटिव है यानी कि इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये अपने प्लाज्मिड को क्या करेगा, यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा और ये भी क्या बन जाएगा, अब F पॉजिटिव बन जाएगा, F+ बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को संयुग्मन कहा जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है, और ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है। इसके द्वारा 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डीएनए का क्या किया जा सके, स्थानांतरण किया जा सके। ये देखिए ये डीएनए है, ठीक है, ये F पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास डीएनए है। ये सेक्स पिलाई बनी है बीच में, ये F नेगेटिव है क्योंकि ये ग्राही है और उसके पास सेक्स पिलाई है क्या है, एब्सेंट है। और क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, संयुग्मन की प्रोसेस हो रही है। डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सेक्स प्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। श्वसन किसके द्वारा होता है, मीजोसोम्स के द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। मेन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड होता है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड होता है। गतिशीलता यानी कि लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा, कशाभिका के द्वारा। और कॉन्जुगेशन संयुग्मन किसके द्वारा होता है, फिमरी। और फिमरी में भी किसके द्वारा, सेक्स प्लाई के द्वारा। निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है तो माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, हायर प्लांट यानी कि यूकैरियोटिक सेल, उच्च पादप होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। आज की वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कहाँ से, यूकैरियोटिक कोशिका से बात करेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आपके साथ के फ्रेंड हैं जो कि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। कोई अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।